आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो क्लास 12th का केमिकल काइनेटिक्स वाला चैप्टर है। उसके हम लोग 40 से 45 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसे क्विक हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल x to y follow second order kinetics. If concentration of x is increased 3 times, how will it affect the rate of formation of y? बोला एक मॉलिक्यूल है जो बेटा x से y में कन्वर्ट हो रहा है, x से y में कन्वर्ट हो रहा है और ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। जब भी आपको किसी रिएक्शन का बोले कि ये इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो आप उसका ऑर्डर वाला इक्वेशन लिखो, यानी कि उसका रेट लॉ लिखो, जो कि होगा R इक्वल्स टू K और रिएक्टेंट क्या है यहाँ पर x है। ठीक है, रेट जो है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है और सेकेंड ऑर्डर को फॉलो कर रहा है तो पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या बोल रहा है अगली स्टेटमेंट, हमसे बोला इफ कंसंट्रेशन ऑफ एक्स इज इंक्रीज 3 टाइम्स। भाई अगर मैं एक्स जो है ये एक्स की कंसंट्रेशन मैंने यहाँ पे क्या ले रखी है, ये मैंने एक्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ये मानी है। अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं, अगर मैं इसको 3 टाइम्स कर दूं कह रहा है, तो इसको 3 टाइम्स कंसंट्रेशन को अगर 3 टाइम्स कर देंगे तो कह रहा है कि रेट में क्या अफेक्ट पड़ेगा। तो भाई 3 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो यानी कि हो जाएगा 9 के एक्स का स्क्वायर, यानी कि रेट जो है, जो नया रेट है वो अपने इनिशियल वाला जो भी रेट होगा उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। ठीक है, तो रेट जो हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं रेट क्या हो जाएगा आपका 9 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को देखिए, द रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रुपल्स। क्वाड्रुपल्स का मतलब क्या होता है, 4 टाइम्स। ठीक है, क्वाड्रुपल्स का मतलब होता है 4 टाइम्स। व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ठीक है, ऑफ द रिएक्शन एज्यूमिंग दैट, आगे लिखा हुआ है एज्यूमिंग दैट इट डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। बोल रहा है ऐसा मान के चलिए कि आपको क्या करना है, इसमें क्या बोल रहा है कि एक रिएक्शन का जो रेट है वो क्वाड्रपल्स हो जाता है, यानी कि 4 टाइम्स हो जाता है अगर वो उसके टेम्परेचर को 293 केल्विन, जो मेरा टेम्परेचर है, अगर मैं उस टेम्परेचर को 293 केल्विन से 313 केल्विन करता हूँ, इतने टेम्परेचर में चेंज करता हूँ, तो रिएक्शन का रेट क्वाड्रपल हो जाता है। यानी कि अगर मैं इनिशियल रेट को मानूँ R, तो नया रेट जो हो जाएगा वो इनिशियल वाले रेट का 4 टाइम्स हो जाएगा। आपको पता है रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और रिएक्शन के रेट की टेम्परेचर पे, जो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जहाँ पे रेट चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने पे रेट चेंज हो रहा हो, तो वो आर्हीनियस इक्वेशन होगी, क्योंकि रिएक्शन के रेट की टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंसी है वो आपको आर्हीनियस इक्वेशन से मिलेगी। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन EA। तो आपको इनिशियल टेम्परेचर कितना दे रखा है, इसको हम बोलते हैं T1। ठीक है, बाद का टेम्परेचर आपको दे रखा है 313 केल्विन। बेटा आपको EA निकालना है। आपको जब टेम्परेचर T1 है तो उस समय उसका रेट या रेट कांस्टेंट क्या देते हैं, उसको K मान लेते हैं, और बाद का रेट कांस्टेंट जो है वो आपका कितना हो जा रहा है, क्वाड्रुपल हो जा रहा है। जब टेम्परेचर में इतना क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ के K से कितना हो जा रहा है आपका 4K हो जा रहा है। क्लियर है, तो ये K1 की वैल्यू हो गई, ये K2 की वैल्यू हो गई। आपको EA निकालना है। तो जो यहाँ पे रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो आर्हीनियस इक्वेशन आप आराम से लगा सकते हैं, जो कि क्या है, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 R T, 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। क्लियर, T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। ये हमने यहाँ पे क्या लिखी है, आपकी आर्हीनियस इक्वेशन लिखी। बस आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो हमारे पास क्या है, log K2 क्या है हमारा भाई 4K है, K1 की जगह पे हमारे पास K ही है, और ये E है हो जाएगा अपॉन 2.303 R। थोड़ा बड़ा न्यूमेरिकल है और आया भी 3 मार्क्स पे यहाँ पे मेंशन हो रखा है। ठीक है, आया भी ये 3 मार्क्स पे है। और ये T2 313 माइनस 293 अपॉन T1 इंटू T2, यानी कि 293 इंटू 313। बस आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करके K से K क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे log 4 हो जाएगा, log 4 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303, और R की वैल्यू आपको मेंशन होती है 8.314। इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, 3 माइनस 3 0, 9 और 2 11, और यहाँ पे 2 माइनस 2 0 20 बचा, और इसको आप क्या कर लीजिए, इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए 313 में। हमारे पास EA हमको निकालना है,
तो ये निकालने के लिए हमें बस log 4 की वैल्यू लिखनी है। log 4 को आप लिख सकते हो log 2 का स्क्वायर, अगर वैसे तो log 4 वहाँ मेंशन होगा, लेकिन अगर नहीं मेंशन है तो log 2 का स्क्वायर लिख दीजिएगा, इक्वल्स टू EA अपॉन, ये जो भी डिजिट आएगी बेटा, ये जो भी डिजिट आएगी इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इधर भेज देंगे, है ना। log 4 की मैं वैल्यू लिख देता हूँ, log 2 का स्क्वायर होता है तो यानी कि 2 इंटू log 2 कितना होता है 0.3010, इसको आप इधर भेज देंगे यहाँ मल्टीप्लाई में, और 20 को नीचे डिवाइड में, ये डिजिट भी ऊपर चले जाएगी, यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी जो कि आपने निकालनी है। इस क्वेश्चन को देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन इज मेजर ऑफ द, देखो ऊपर मॉलिक्यूलरिटी की एक स्टेटमेंट आई थी, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में भी मे नॉट भी हो सकता होगा स्टेटमेंट, शायद मे नॉट भी 0 होगा, ठीक है, तब ये सही हो जाएगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन मे बी 0, मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट आई थी। अब नीचे मॉलिक्यूलरिटी का क्वेश्चन आया हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर, भाई एक दूसरे के साथ, जैसे कोई रिएक्शन है, ए बी के साथ रिएक्शन करके आपका, ए बी के साथ रिएक्शन करके आपका, ए जो है वो बी के साथ रिएक्शन करके आपका बना रहा है सी, ए बी के साथ रिएक्शन करके सी बना रहा है, तो रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, उन्हीं मॉलिक्यूल के नंबर को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। तो वही क्वेश्चन तो पूछा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट रिएक्ट विद ईच अदर इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट के जितने मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बेटा मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसको देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है। इन द फर्स्ट ऑर्डर, दो पार्ट है, अच्छा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा हुआ है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, बोला एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, कह रहा अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की किसी रिएक्शन की रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है उसको डबल कर दूं, ठीक है, देन इट्स टी हाफ इज ऑल्सो डबल्ड, ये असर्शन है। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले पीछे हमने जो क्वेश्चन कराया था फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो उसका टी हाफ क्या होना चाहिए 0.693 अपॉन उस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा के। तो अगर टी हाफ को देखें तो टी हाफ तो इसका उस रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की जो भी रिएक्शन होगी उसके लिए, तो उसका टी हाफ क्या है कांस्टेंट है। वो क्या कह रहा है आप यहाँ पे कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डबल कर दूं तो टी हाफ डबल हो जाएगा। भाई टी हाफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो कंसंट्रेशन में चेंज करने से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। अगली स्टेटमेंट क्या है, द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोला है जो किसी रिएक्शन का, कोई अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड है, यानी कि जो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो आपका टी हाफ है, कह रहा है जो टी हाफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड, कह रहा है डज नॉट डिपेंड, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का टी हाफ जो होता है वो 0.693 अपॉन के हमने निकाला हुआ है, जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन के टर्म में आ ही नहीं रहा है, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन पे आपका डिपेंड नहीं करता, लेकिन जीरो ऑर्डर का करता है। जीरो ऑर्डर के लिए क्या आता है, जीरो ऑर्डर के लिए आता है टी हाफ इक्वल्स टू, अभी हमने निकाला था पीछे ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k, है ना, ए नॉट डिवाइडेड बाय 2k। तो जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे क्या कर रहा है आपका, डिपेंड कर रहा है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिखा हुआ है, द रेट कांस्टेंट फॉर चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। भाई बोल रहा है कि एक ये रिएक्शन है, ए गिव्स प्रोडक्ट, बोल रहा है द रेट कांस्टेंट, यानी कि इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट के है, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, ठीक है, इस रिएक्शन का के कितना दे रखा है आपको 0.0030 मोल पर लीटर, क्लियर, मोल पर लीटर। आपको पता ही है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, अगर जीरो ऑर्डर नहीं भी लिखा रहता है कि बोलता है किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये है, तो इसकी यूनिट से पता चल रहा है कि ये जीरो ऑर्डर है। जीरो ऑर्डर की यूनिट के लिए, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या आती है, मोल पर लीटर आती है, ठीक है। तो ये रेट कांस्टेंट दे रखा है। आगे क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम दिस, बोला इसे कितना टाइम लगेगा, है ना, टाइम ही तो पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा, क्लियर, किस चीज में कितना टाइम, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को,
जो रिएक्टेंट ए है उसकी कंसंट्रेशन को यहाँ से यहाँ तक चेंज होने में कितना टाइम लगेगा। तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है रिएक्टेंट की आपको 0.10, फाइनल कंसंट्रेशन आपको कितनी दे रखी है बेटा 0.075। ये दो आपको कंसंट्रेशन दे रखी है, टाइम आपको निकालना है। तो इनिशियल, फाइनल, के और टी इनके बीच में रिलेशन होता है जीरो हाफ के लिए, जो हमने अभी जस्ट पीछे देखा था के इक्वल्स टू ए नॉट इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाय क्या था आपका, डिवाइडेड बाय टी था। क्लियर। तो इसमें आप क्या कर लीजिए, टी हमने निकालना है तो के की वैल्यू कितनी दी है, के की वैल्यू को पुट कर लीजिए 0.0030। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी कितनी दे रखी है 0.10 माइनस फाइनल कंसंट्रेशन 0.075 डिवाइडेड बाय आपका टाइम है। तो टाइम आपको निकालना है, टाइम को यहाँ भेज दीजिए, इसको नीचे। अगला क्वेश्चन ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। क्या लिखा हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लैटिनम सरफेस। देखो NH3 का जो डिकम्पोजिशन है किसकी सरफेस पे, प्लैटिनम की सरफेस पे। मेटल की सरफेस पे अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करती है। ये आप अपने MCQ बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी रेडी रखिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बोल भी रहा है व्हाट आर रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड S2 और K हमको दिया हुआ है। भाई NH3 का डिकम्पोजिशन है तो रिएक्शन तो लिख लो NH3 के डिकम्पोजिशन की, NH3 गिव्स N2, 2NH3 गिव्स N2 प्लस थ्राइस S2। ठीक है, अब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन से ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, जगह थोड़ा कम हो गई तो मैं इसको यहाँ पे करा देता हूँ आपका। ये कौन से ऑर्डर की हो गई आपकी, जो ये 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3S2 है ना बेटा। अब ये प्लैटिनम की सरफेस पर हो रही है और किसको फॉलो कर रही है, जीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही है। अच्छा, हमें के इसका दे रखा है, के कितना दे रखा है इस रिएक्शन का, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कभी कभी क्या होगा आपको पेपर में, अगर किसी रेट कांस्टेंट की, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर, सेकंड तो नहीं, जीरो और फर्स्ट की अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट याद नहीं आ रही है तो आप आगे क्वेश्चन देख लेना कि आगे किसी कोई न्यूमेरिकल तो नहीं है जीरो ऑर्डर पे बेस्ड या कोई फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड, तो वहाँ के की यूनिट जो दी होती है वहां से मिल जाएगा आपको यूनिट। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, प्रोडक्शन ऑफ, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2। आपको N2 के प्रोडक्शन का रेट निकालना है। ठीक है, N2 के साथ साथ S2 के भी प्रोडक्शन का रेट निकालना है। भाई N2 और S2 क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं रिएक्शन में, तो इनके प्रोडक्शन का रेट निकालना है। अगर यहाँ पे K के साथ साथ K दिया हो, रिएक्शन मेंशन हो, रिएक्शन आपको आती हो, K दिया हो, तो आप आराम से उसका रेट इक्वेशन लिख सकते हैं। कल मैंने बताया था कि आप किसी का रेट इक्वेशन रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं और प्रोडक्ट के टर्म में भी लिख सकते हैं। रिएक्टेंट के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, d/dt ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3, d/dt ऑफ NH3, और रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव आएगा, इक्वल्स टू, इसके 2 मोल है तो मैंने कहा था 2 से क्या करेंगे, इसको अब डिवाइड करेंगे, अब उतना नहीं बताएंगे, डी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन सेम टाइम ऑफ पीरियड यानी कि dt। क्लियर। और ये प्रोडक्ट है, इसके लिए पॉजिटिव आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ S2 अपॉन टाइम पीरियड dt वही रहेगा आपका, और ये 3 मोल है तो ये हो जाएगा 1/3 और ये पॉजिटिव आएगा प्रोडक्ट के केस में। ये सारे टर्म आपस में क्या है, इक्वल है। अब हमें पता है जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो ये क्यों दिया भाई, अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर का रेट लो लिखेंगे तो R इक्वल्स टू K, रिएक्टेंट क्या है आपका NH3, उसकी पावर क्या होगा, जीरो पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ से R इक्वल्स टू क्या आ गया K। इसका मतलब इसका जो रेट है रिएक्शन का बोल रहा हूँ, ओवरऑल जो रिएक्शन का रेट है वो उसके रेट कांस्टेंट के बराबर है, तो ये रिएक्शन का जो रेट यहाँ पे दे रखा है यानी कि ये K के ही बराबर होगा। इसका मतलब ये होगा 2.5 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर। इक्वल्स टू, ये हमारे पास रेट आ गया। ठीक है, इक्वल्स टू हमें निकालना क्या है सर, हमें निकालना है प्रोडक्शन ऑफ N2। N2 का प्रोडक्शन इन तीनों में से कौन से स्टेटमेंट में है, ये वाले स्टेटमेंट में है, और रेट इसके इक्वल है, तो D चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 डिवाइडेड बाय dt, इन दो टर्म को मैंने आपस में इक्वल कर दिया, मेरे पास रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आ गया जो कि इतना ही है, रेट के बराबर है। दूसरा मुझे निकालना है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ S2, ये निकालना है, तो ये निकालने के लिए मैं 3 को इधर भेज देता हूँ R के साथ, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जो S2 होगा वो होगा 3 टाइम्स ऑफ R। 3 को यहाँ भेज दोगे R के साथ भाई, 3 इंटू R, R की वैल्यू वही है जो K की वैल्यू है जीरो ऑर्डर के लिए, आपको पता है जीरो ऑर्डर के लिए R इक्वल्स टू क्या आता है K, इसीलिए जीरो ऑर्डर के लिए K की जो यूनिट होती है वो R की यूनिट की क्या होती है, बराबर होती है, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास कितना आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁴ निकल करके आ गया। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 25 3 × 75
7.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ये हमारे पास आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2 आ गया एंड ये रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 आ गया। क्लियर है? तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपको रिएक्शन दी होगी और उस रिएक्शन का या तो रेट दिया होगा या रेट कांस्टेंट कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर दी होगी। रिएक्शन से आप उसका इस तरीके का रेट इक्वेशन लिख सकते हैं और ये रेट इक्वेशन के टर्म्स अब आपस में बराबर हैं। इसमें से जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है आप उसको उसके साथ इक्वल कर लो जिसका वैल्यू आपको गिवन है। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है, इस पर चलते हैं। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है ये सब आप जानते ही होंगे। ऐसी रिएक्शंस होती हैं बेटा जिनकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होती है लेकिन उनका ऑर्डर 1 होता है ना। उसका रीजन ये होता है कि उसमें एक कोई रिएक्टेंट जो होता है एक्सेस अमाउंट में होता है और जो एक्सेस अमाउंट में होता है उसका रिएक्शन के रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए रेट लॉ में वो नहीं आता है, तो ऑर्डर उसका 1 ही आता है। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ अ रिएक्शन क्या है, तो मान लो ये एक रिएक्शन है A to B, A से B में कन्वर्ट हो रही है, लिखने को आया एक नंबर पे। तो मान लो शुरू में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में, मान लो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में इसकी कंसंट्रेशन मान लो 100 है, इसकी कंसंट्रेशन 100 है, कोई 200 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। जितने टाइम के बाद जैसे से रिएक्शन होगी आपको पता है ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका बी में कम हो रहा है, तो रिएक्टेंट कम होते जाएगा। तो जब कम कम होते 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 जब ये अपनी ठीक इनिशियल जो इसकी वैल्यू यानी कि 100 का ठीक आधा रह जाएगा यानी कि 50 हो जाएगा, आधा होने में जो भी इसको टाइम लगता है उसी को हम लोग उसका हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब कंप्लीशन ऑफ हाफ रिएक्शन, ठीक है। आधी रिएक्शन के कंप्लीशन का जो टाइम पीरियड है उसी को हम लोग हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। तो 100 से 50 होने में जो टाइम पीरियड लगेगा वो भी हाफ लाइफ है। 50 का आधा कितना होता है बेटा 25। 50 से 25 होने में जो टाइम लगेगा वो भी उसका हाफ लाइफ पीरियड है। 25 का आधा जितना होता है आपका 12.5 है ना, 12.5 इतना आधा होने में भी जो टाइम पीरियड लगेगा वो भी हाफ टाइम है। तो हाफ टाइम का मतलब ये है कि जहां पर रिएक्शन आधी कंप्लीट हो गई यानी कि उसका ठीक आधा रिएक्टेंट जो है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, ये रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। देखो ये सब ऑर्डर वगैरह जो दिए होते हैं इनको अंडरलाइन किया करो। सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर है। हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड, बोला रिएक्शन का रेट कैसे अफेक्ट पड़ेगा। भाई रेट हमें बताना है, रेट कैसे अफेक्ट होगा और हमें ऑर्डर दे रखा है रिएक्शन का। तो ऑर्डर 2 है तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट होगा R इक्वल्स टू के, रेट लॉ लिखे तो R इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा K, R इक्वल्स टू के। और रिएक्टेंट को मैं A मान लेता हूँ मान लीजिए, और सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड ऑर्डर तो पावर पे कितना आएगा 2 आएगा, हमें पता है। क्लियर? ये पावर जो है दे रखी है हमको कि भाई सेकंड ऑर्डर पे है। अब हमसे बोल रहा है रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं बोल रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल, अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दूं तो यहाँ पे ए के साथ आप 2A रख दो तो जरा, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अगर मैं ए को रिप्लेस कर दूं 2A से, ए को रिप्लेस कर दो 2A से, तो नया रेट क्या आएगा मेरे पास, नया रेट क्या आएगा के। यहाँ पे मैंने ए को रिप्लेस किया 2A से और इसकी पावर है 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि बेटा रेट मेरा जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि शुरू में जो भी रेट रहा होगा उसका ठीक नया रेट जो है वो उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा। सेकंड बोला है अगर मैं रिड्यूस टू हाफ कह रहा है, अगर मैं इसको आधा कर दूं, ठीक है नहीं है, तो सेकंड स्टेटमेंट बोला है अगर इसको क्या कर दिया जाए, ठीक आधा कर दिया जाए। तो आधा करने का मतलब क्या है, यहाँ पे हाफ करोगे बेटा, आधा करने का मतलब हाफ करोगे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो भी थी उसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगी। हाफ करोगे तो हाफ का स्क्वायर कितना होता है बेटा 1/4, यानी कि रिएक्शन का रेट जो है वो अपने इनिशियल रेट का कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। जो नया रेट है वो इनिशियल रेट का 1/4 टाइम्स हो जाएगा। यानी कि रेट जो है 1/4 टाइम के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आगे बातें नहीं आ रही है। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, भाई जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछ रहा है। जिसको नहीं आता देखो क्या करोगे, कई तरीके हैं। जीरो ऑर्डर की जो रिएक्शन है या तो उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आना चाहिए किसी को, ये वाला जो कि हमने इंटीग्रेटेड रेट हो गया था A0 माइनस A डिवाइडेड बाई कितना होता है T होता है। अब ऊपर वाला टर्म कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का मतलब ऊपर वाली की यूनिट क्या होगी मोल पर लीटर, नीचे वाला टर्म टाइम है तो उसकी यूनिट क्या होगी सेकंड इनवर्स। तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ गई आपकी, मोल पर लीटर पर सेकंड निकल करके आ गई। अगर ये नहीं आएगा तो ऑर्डर वाले से सबसे इंपॉर्टेंट है रिएक्शन का रेट लॉ लिखो। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन तो रेट लॉ क्या बनेगा, अगर मैं यही रिएक्शन मान लूं A गिव्स टू प्रोडक्ट, A गिव्स टू B, A B दे रहा है, तो अगर ये जीरो ऑर्डर की है तो इसका रेट लॉ क्या बनेगा R इक्वल्स टू K, A की पावर क्या बनेगा भाई जीरो बनेगा। अगर इस रिएक्शन को मैं जीरो ऑर्डर मान के चल रहा हूं तो है ना, A की पावर जीरो का मतलब ये तो हट जाएगा, किसी की पावर जीरो आपका 1 होता है ये हट जाएगा। यानी कि इसकी जो रेट कांस्टेंट K है उसकी यूनिट वही होगी बेटा जो R की यूनिट है, और R की यूनिट क्या होती है आपकी, रेट की यूनिट क्या होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यही चीज आपसे फर्स्ट ऑर्डर में भी पूछ सकता है किसी पेपर में। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे निकालोगे, या तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का क्या पता होना चाहिए आपको, फॉर्मूला पता होना चाहिए। K इक्वल्स टू कितना होता है 2.5
303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला होता है। किसी को अगर ये याद है, यहाँ से भी रेट कांस्टेंट निकाल सकते हो, क्योंकि ये रेट कांस्टेंट का ही फॉर्मूला है। यूनिट निकालनी है तो इनकी यूनिट लिख दो ना। ऊपर वाला टर्म कंसंट्रेशन है तो इसकी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। नीचे वाला भी टर्म कंसंट्रेशन है, इसकी भी यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। यहाँ पर आपका नीचे क्या है, आपका टाइम है, तो टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड होगी। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो गया, तो आपकी इसकी यूनिट क्या आ गई, सेकंड का इनवर्स आ गई। क्या आ गई, यूनिट सेकंड का इनवर्स आ गई। ठीक है, नहीं है। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो मैं इस एक रिएक्शन मान लूंगा भाई, ए टू बी, कोई भी रिएक्शन मान लो। इसको मैं कौन से ऑर्डर की मान रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर का निकालना है। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका R इक्वल्स टू के, रेट लो क्या बनेगा, ए की पावर 1। जब भी ऑर्डर निकालने को, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने को पूछे और ऑर्डर दिया हो, तो रेट कांस्टेंट के की यूनिट और ऑर्डर दिया हो तो वो रेट लॉ से ही तो निकलेगा ज्यादातर केस में। ए की पावर 1 मतलब ए हो गया। सर आर की यूनिट क्या होती है, आर की यूनिट होती है मोल पर लीटर पर सेकंड, और के की यूनिट निकालनी है। ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर क्या हो गया, कह रहा है ए रिएक्शन फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। फिर से वही बात है, अगर सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है तो आप एक रिएक्शन मान लो, क्योंकि उसने रिएक्शन दे नहीं रखी तो आपको मानना पड़ेगा। तो मैंने ए गिव्स बी एक रिएक्शन मान ली, सेकंड ऑर्डर है तो आर इक्वल्स टू के, ए की पावर कितना हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर का मतलब एक कंसंट रिएक्टेंट की पावर 2 पे डिपेंड करेगा। क्लियर, 2 टाइम से डिपेंड करेगा। क्लियर कहने का, ठीक है, नहीं है। ऑर्डर 2 है तो पावर पे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब बोला है, ऐसा ही पीछे आपको एक फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी पूछा हुआ था, पूछता है ऐसा क्वेश्चन, हाउ इज द रेट ऑफ द रिएक्शन अफेक्टेड। ये मैंने सब PYQ उठाए हैं। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, रिड्यूस, ये क्या हो गया, रिड्यूस टू हाफ। अच्छा, ये अलग अलग पार्ट है क्या, अच्छा ये ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। ओके ओके, हाफ हाफ हाफ, ठीक है। बोला क्या होगा अगर मैं रिएक्टेंट की जो एक कंसंट्रेशन दिख रही है, अभी मैंने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मानी है, ए मानी है। अब इसको मैं आधा कर दूं, यानी कि कंसंट्रेशन ए की जगह पे A/2 रख दूं, तो यहाँ पे 1/2 कर दो ना, बाई 2 कर दो। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, यानी कि बाहर नंबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। इसका मतलब रेट जो है वो 1/4 टाइम क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। यही क्वेश्चन हमने पीछे भी किया है बेटा। ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 2023 में भी आया है और 2025 में भी ये क्वेश्चन आया है एक सेट में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें। 2S2O2 और ये आपका कैटलिस्ट है 2S2O प्लस O2, ये बन रहा है। बोल रहा है द अबव रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, यानी कि 2 स्टेप में हो रही है ये, स्टेप 1 और स्टेप 2। 2 स्टेप में होने का मतलब क्या है कि ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ये कैसी रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा स्टेप्स में प्रोसीड हो रही होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो सिंगल सिंगल स्टेप है, इनको हम एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। इनको हम लोग एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं, एलिमेंट्री स्टेप कहते हैं। एलिमेंट्री स्टेप, ये भी एलिमेंट्री स्टेप है, ये भी आपका एलिमेंट्री स्टेप है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जो भी अंदर स्टेप्स हैं इनको हम एलिमेंट्री स्टेप कह सकते हैं। आगे क्या बोला, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द स्टेप 1 एंड स्टेप 2। बेटा स्टेप 1 में कितने रिएक्टेंट है, इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो स्टेप 1 की मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई, यानी कि ये 2 ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और सेकंड स्टेप भी पूछा है, तो सेकंड स्टेप ये रहा आपका, स्टेप सेकंड में इसका 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, तो स्टेप सेकंड की भी आपकी मॉलिक्यूलरिटी 2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। अब इसमें 2-4 बातें ध्यान रखें, एलिमेंट्री और मॉलिक्यूलरिटी से रिलेटेड, सॉरी एलिमेंट्री स्टेप्स और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कुछ बातें ध्यान रखें। कल भी मैंने बताई थी जब क्लास ली थी। तो कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर तो निकल सकता है, ठीक है, ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी का कोई मतलब नहीं है। ये बात ध्यान रख लें, आपसे पेपर में पूछेगा क्वेश्चन। एलिमेंट्री की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर तो निकलेगा ही निकलेगा, एलिमेंट्री की मॉलिक्यूलरिटी भी निकलती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब केवल एलिमेंट्री रिएक्शन से होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कोई मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे निकालोगे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में है। अब उसमें से जो स्टेप स्लो होगा, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन जो स्टेप उसमें से स्लो होगा, अगर पहला स्टेप स्लो है तो वहां से ऑर्डर निकलेगा, दूसरा स्टेप स्लो है तो वहां से क्या निकलेगा, उसका ऑर्डर निकलेगा। क्लियर, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप से ही बेटा, स्लोएस्ट जो स्टेप होते हैं उन्हीं स्लोएस्ट स्टेप से हम लोग निकालते हैं रेट लॉ। रेट लो हमेशा स्लोएस्ट स्टेप से ही निकलता है। रेट डिटरमाइनिंग इन द रिएक्शन, इन ए रिएक्शन इफ अ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्स, हमारे पास रिएक्टेंट एक्स है, अगर इसकी कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दें, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन अगर एक्स है तो मैं इसको एक्स से कितना कर दूं, बोल रहा है 3x बोल दूं, द रेट ऑफ द रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स। अब अभी तक पूछ रहा था भाई कंसंट्रेशन आप 2 टाइम्स कर दोगे तो रेट कितना टाइम्स हो जाएगा, अब वो खुद बता रहा है रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है भाई।
ठीक है। रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है 27 टाइम्स, यानी कि कंसंट्रेशन को x से 3x करने पे जो रेट ओल्ड रेट है, नया रेट जो है वो ओल्ड रेट का कितना टाइम्स हो जा रहा है 27 टाइम्स हो जा रहा है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस बार ऑर्डर निकालना है। पहले ऑर्डर देता था तो ऑर्डर दिया रहता था तो आपको रेट कितना टाइम्स हो गया बताना होता था। अब इस बार आपको बोल रखा है कि आपको ऑर्डर निकालना है। कैसे करोगे, देखो इसका रेट लॉ लिखोगे सबसे पहले, है ना। ऑर्डर हमें पता नहीं है तो हम इसका रेट लॉ क्या लिखेंगे बताओ। हमारे पास रिएक्टेंट x है, x कन्वर्ट टू y मान लेते हैं, ठीक है। इसका रेट लॉ क्या आएगा, r इक्वल्स टू के एक्स। अब ऑर्डर नहीं पता है तो ऑर्डर हम a मान लेते हैं, जनरल ऑर्डर हम a मान लेते हैं। अब हमने x को कितना किया 3 टाइम्स, तो x के यहाँ पे 3 कर देंगे, ठीक है। 3 टाइम्स का मतलब यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 3 की पावर a हो जाएगा, है ना। हमें एक खोल रहा हूं एक नंबर कि आपने x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो 3 टू दी पावर a हो जाएगा। जैसे ही x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है ओल्ड का 27, यानी कि 3 की पावर a की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है 27 के बराबर आनी चाहिए, 27 के बराबर आनी चाहिए। कि भाई मैंने x की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स किया तो रेट मेरा कितना टाइम्स हो गया 27 टाइम्स, यानी कि 3 की पावर a को ओपन करने पे कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए। अब ये इक्वेशन बन गई मैथमेटिकल। यहाँ पे 27 को एक ऐसे नंबर के फॉर्म में लिखो जिसका बेस कितना हो, बेस सेम बनाओ, यहाँ 3 बेस है यहाँ भी 3, यानी कि ये 3 की पावर 3 होगा। अब बेस सेम है तो पावर अपने आप इक्वल हो जाएंगी, तो a की पावर कितना आ गया आपका आंसर 3 आ गया। a की पावर अपने आप कितना आ गया बेटा, आंसर 3 आ गया। यानी कि यहाँ पर ये रिएक्शन जो है वो थर्ड ऑर्डर है। थर्ड ऑर्डर की होगी तभी कंसंट्रेशन को जब आप 3 टाइम्स करोगे तो 3 का पावर 3 है तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 27, यानी कि रेट जो है वो कितना हो जाएगा आपका 27 टाइम्स हो जाएगा। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट। भाई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो 25% कंप्लीट हो रही है कितने मिनट में 40 मिनट में, तो 25% कंप्लीट हो रही है 40 मिनट में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हमसे बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, हमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। हमें दे रखा है कौन सी रिएक्शन है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। जब भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन दी हो उसका कंसंट्रेशन देखो 25% कंप्लीशन का क्या मतलब है, पहले इसका मतलब समझो। 25% को पहले परसेंटेज में लिख लो, 25 डिवाइडेड बाय 100। अब 25% कंप्लीट हो गई है का मतलब क्या, परसेंटेज में क्या होता है, किसी भी चीज को हम टोटल कितना मान के चलते हैं, परसेंटेज में हमेशा टोटल, परसेंटेज में कोई भी चीज अगर निकाल रहे हो ना तो उसमें टोटल आप 100 मानते हो। आप किसी भी चीज को 100 से अगर कंपेयर करो तो वो परसेंटेज है, क्लियर। तो परसेंटेज में टोटल कंसंट्रेशन टोटल हमेशा 100 होगा। यानी कि अगर मेरे पास कोई ये रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर की A to B और इसका कंसंट्रेशन कितना है, टोटल कंसंट्रेशन शुरू में 100 है, तो 25% कंप्लीट होने का मतलब है कि 100 में से कितने में से बेटा 25% कंप्लीट होने का मतलब यह है कि 100 में से जो 25 रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं वो किस में चल जा चुके हैं आपके प्रोडक्ट में। तो 100 में से अगर 25% मॉलिक्यूल उधर जा चुके हैं, यानी कि 100 में से 25 प्रोडक्ट की तरफ को जा चुके हैं, तो यहाँ कितने बचेंगे आपके 75 ही तो बचेंगे। तो ये इनिशियल परसेंटेज में बहुत आसान होता है कंसंट्रेशन को मेजर करना, परसेंटेज में कंसंट्रेशन मेजर करना बहुत आसान है। जैसे मैं कहूँ 75% रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब यह है 75/100, यानी कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 100 हो तो 75 100 में से 75 मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब प्रोडक्ट में बदल चुके हैं। यानी कि अब कितने बचेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, कितने बचे होंगे रिएक्टेंट, अब 25 बचे होंगे। तो इनिशियल तो हमेशा 100 ही होगा परसेंटेज में, फाइनल उसमें से उसको माइनस करके आपको मिल जाएगा। इनिशियल मिल गया, फाइनल मिल गया। अच्छा, इस इनिशियल से फाइनल यानी कि 25% कंप्लीट होने में, यानी कि 100 से 75 जाने में कितना टाइम लग रहा है बेटा, इसको यहाँ से यहाँ जाने में इसको लग रहा है 40 मिनट। तो आपको टाइम पता ही है, इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन पता ही है, ऑर्डर रिएक्शन का पता ही है, आपको क्या निकालना है, इसका रेट कांस्टेंट निकालना है। अब रेट लॉ से थोड़ा निकालोगे, रेट लॉ से निकालोगे तो रेट लॉ में ये जो R इक्वल्स टू के A की पावर 1 वाला जो रेट लॉ होता है इसमें लग के क्या करोगे आप, है ना। इसमें इनिशियल फाइनल का कोई रोल नहीं है। तो हम इसी इक्वेशन को एक्सप्रेस करके एक इंटीग्रेटेड रेट फॉर्मूला लेकर तो आए थे फर्स्ट ऑर्डर का, कि इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग इनिशियल कितनी है बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है ऊपर, फाइनल कितनी होती है 75, ठीक है। टी भी मैं लिख लेता हूँ, टी कितना दिया है आपको 40 मिनट में दिया है, तो आपका आंसर मिनट में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिनट में ही रहने दीजिए, ठीक है। टाइम की यूनिट मिनट में भी रह सकती है, बट ध्यान देगा किसी क्वेश्चन में अगर कुछ चीजें मिनट में दी हैं कुछ सेकंड में तो सबको सेम करना है। यहाँ ये केवल मिनट में था, बाकी और कुछ है नहीं टाइम का, तो मैं मिनट में ही रहने दे रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन आपका आ गया 40। ये log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा लो, ये कितना हो जाएगा बेटा log 4 माइनस log 3। क्वेश्चन में ऑलरेडी, इस क्वेश्चन में अच्छी बात है log 4 भी आपको मेंशन है, ठीक है, log 3 भी आपको मेंशन है, तो log 4 की जगह पे log 4 की वैल्यू रखिएगा, log 3 की जगह पे log 3 की वैल्यू रखिएगा, जो भी डिफरेंस आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करके 40 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, वही आपका k आ जाएगा।
द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन अलर्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑफ द रिएक्शन। बोल रहा है जब हम किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट का एडिशन करते हैं बेटा, किसी रिएक्शन में जब कैटलिस्ट का एडिशन करते हैं तो उससे क्या चीज में चेंजेस आते हैं। एक्टिवेशन, ई का मतलब है, ए का मतलब है यहाँ पे बेस में एक्टिवेशन एनर्जी, एंथैल्पी चेंज हो जाती है, एंट्रोपी चेंज होती है, इंटरनल एनर्जी। देखो एनसीईआरटी में ग्राफ पे बेस्ड है। जैसे मान लो ये एक रिएक्शन है, यहाँ पर आपका रिएक्टेंट रखा हुआ है और ये रिएक्टेंट इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट बनाते हुए मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, आपका कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो ये रिएक्शन का कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस मैंने रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, वाई एक्सिस में मैं एनर्जी मान लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है जो बीच में मेरी बन रही है। ठीक है, या इंटरमीडिएट भी कह सकते हो। क्लियर, ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। अब क्या है, कैटलिस्ट जब आप डालोगे तो कैटलिस्ट क्या करता है, ये जो पाथ है, जो रिएक्शन इस लॉन्ग पाथ को जा रही थी, वो इस पाथ को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देता है बेटा। कैटलिस्ट क्या कर देता है, पाथ को शॉर्ट कर देता है। अब रिएक्टेंट को अगर आपने एक्टिवेटेड, यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स, ये क्या है आपका ट्रांजिशन स्टेट, एक्टिवेटेड, इसको एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी क्यों बोलते हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ। रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक ले जाने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। उसको क्या बोलते हैं बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी। जब आप कैटलिस्ट डालो तो कैटलिस्ट इसके पाथ को क्या कर दे रहा है, छोटा कर दे रहा है, यानी कि अब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहीं पे बन जाएगा। यानी कि कैटलिस्ट ने ओवरऑल क्या करा, जो एक्टिवेशन एनर्जी थी, जो पहले ज्यादा लग रही थी, उसको क्या कर दिया, इसने कम कर दिया। तो सिंपल सी बात है, कैटलिस्ट हमेशा किस में चेंज करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करेगा। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज करेगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा। कैटलिस्ट क्या कर देगा, ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देगा। कम करने का मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल को पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए हो रही थी, अब क्योंकि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी कम एनर्जी पे बन जा रहा है, तो अब उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो कम एनर्जी पर ही वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, जो अनस्टेबल होने की वजह से और हायर एनर्जी में होने की वजह से फाइनल प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। इसी में कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका टेम्परेचर है, जब आप टेम्परेचर किसी रिएक्शन का चेंज कर दो, आर्हेनियस में देखा था ना आपने, टेम्परेचर जब आप चेंज कर दो, जब आप टेम्परेचर में चेंज करते हो तो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करता है, नहीं करता है? तो इसका आंसर है टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी में कभी भी चेंज नहीं करता है। बात ध्यान से सुनिएगा, जब हम किसी रिएक्शन के टेम्परेचर को बदलते हैं तो टेम्परेचर को बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर बदलने से एक्टिवेशन एनर्जी में चेंज नहीं आते हैं। टेम्परेचर बदलने ऐसे मॉलिक्यूल के नंबर बढ़ जाते हैं जिनकी एनर्जी, जिनकी जो एनर्जी है वो एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा है, जिससे वो एक्टिवेशन एनर्जी तक कॉम्प्लेक्स आसानी से, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आसानी से बना सकते हैं। तो टेम्परेचर कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बढ़ाता है या ना कम करता है, टेम्परेचर केवल मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ाएगा। ठीक है, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी में उस पर कुछ नहीं करेगा। कैटलिस्ट कर, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप, ये क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज अ रेट कांस्टेंट। भाई एक फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, उसका रेट कांस्टेंट दे रखा है कि क्या है कि 1.25 10⁻³ सेकंड इनवर्स। अब किसी को आगे कोई एमसीक्यू पे क्वेश्चन आया हो सकता है रेट कांस्टेंट का, जहाँ पे रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखने को आएगी फर्स्ट ऑर्डर की, तो यहाँ लिखिए, यहाँ से मिल जाएगा आपको। हाउ लॉन्ग विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 2 पॉइंट। ऐसा पीछे क्वेश्चन और आया था जहां पे 25% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा ये पता करना था। इस बार सीधे सीधे कंसंट्रेशन दी है कि रिएक्टेंट को 5 ग्राम से, कितना ग्राम होने में बेटा, रिएक्टेंट को 5 ग्राम से 2.5 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो 5 ग्राम हो गई उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन, 2.5 ग्राम हो गई उसकी फाइनल कंसंट्रेशन, रेट कांस्टेंट पता ही है, ऑर्डर आपको पता ही है, तो इसी फॉर्मूले में रखेंगे K = 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि 5 है, फाइनल कंसंट्रेशन जो कि 2.5 है, और K की वैल्यू जो कि आपके पास है 1.25 अपॉन 10⁻3। क्लियर, इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय टाइम T। ठीक है, इसमें पॉइंट कैंसिल कर दीजिए, 25 2 50 हो गया। ये log 2 की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है क्वेश्चन में 0.3010, तो मैं सीधे लिख देता हूँ 0.3010। क्लियर, 0.3010 हो जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, टी निकालना है, तो टी को निकालने के लिए आप टी को इधर रख दीजिए, इस नंबर को यहाँ ऊपर भेज दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इनटू में 10⁻³ लिख देता हूँ, और इस नंबर को आप 1.25 को नीचे डिवाइड में भेज दीजिए, टी आपका निकल करके आ जाएगा। इस इक्वेशन को आपने बस इस कैलकुलेशन को कर लेना है, टी निकल करके आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है ये,
द रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन ट्रिपल्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज फ्रॉम दिस। टेम्परेचर जब मैं इतने से इतना करता हूँ, कह रहा है 17 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूँ, तो इसका जो रेट है वो ट्रिपल्स हो जा रहा है। यानी कि अगर रेट कांस्टेंट के हो तो नया रेट कांस्टेंट कितना हो जा रहा है, 3 के हो जा रहा है। ट्रिपल सी तो लिखा हुआ है। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, पीछे ही एक क्वेश्चन आर्हेनियस का और पूछा हुआ था, मैंने क्या बोला, कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी पूछे और ऐसा दिया हो कि रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहाँ पे रिएक्शन का रेट टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, तो आर्हेनियस इक्वेशन ही तो लगेगी, वही तो बताती है रेट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी। तो क्या है आर्हेनियस इक्वेशन, लॉग K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू 2.30, क्या था वो, K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303R, फिर ब्रैकेट में क्या था आपका T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2। बस सब दे रखा है, ये T1 है आपके पास, ये T2 है, ये K1 है आपके पास, ये K2 है। अगर इसे T1 मानना है तो इसे K1 मानना, फिर इसे T2 मानना है तो इसे K2 मान लेना आप, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर देंगे, K2 की जगह पे आप लिख देंगे, K2 की जगह पे आप लिख देंगे 3K, K1 की जगह पे आप लिख देंगे K, क्लियर। ये आपको निकालना ही है। 2.303 R की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में मेंशन है, जो कि कितनी है, देखो इसमें, ये देखो जरा ये, ठीक है, तो बड़ा ध्यान रखना है, केल्विन में दे रखा है तो ये भी केल्विन में होने चाहिए आपके टेम्परेचर, यहाँ ये केल्विन में मेंशन है, यहाँ देखिए, और यहाँ ये टेम्परेचर किस में मेंशन है आपके, सेल्सियस में, और SI जो यूनिट है टेम्परेचर की वो आपकी केल्विन ही है, ठीक है। तो उसे केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा तो प्लस 273 कर दीजिए, इसमें भी ये 3 केल कहाँ गया, हाँ इसमें भी प्लस 273 कर दीजिएगा, केल्विन में निकल करके आ जाएंगे। इसकी वैल्यू मैं सीधे लिख लेता हूँ, 19.15 दे रखी है, ये केल्विन में आप निकाल करके यहाँ रखिएगा, इसको सॉल्व करके बस आराम से निकल जाएगा। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, log 3 आ रहा है, log 3 भी आपको मेंशन है बेटा, कितना मेंशन है, 0.48, सारी वैल्यू नोन है, ये आराम से यहाँ से निकल जाएगा। x प्लस 2y गिव्स प्रोडक्ट P, ये रिएक्शन है। द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज, पहले हम अपनी तरफ से लिख लेते हैं, इसका डिफरेंशियल फॉर्म हम कैसे लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू, रिएक्टेंट के टर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म में भी, x के टर्म में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, dx अपॉन dt, रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट के लिए क्या आएगा, नेगेटिव, इस वाले रिएक्टेंट के टर्म में लिखूंगा तो dy अपॉन dt, और 2 आगे से मल्टीप्लाई है वो नीचे रेसिप्रोकल कर दो, उसको 1/2 कर दो, रिएक्टेंट के टर्म में है तो इसको भी बेटा नेगेटिव लिख दो, इक्वल्स टू dp अपॉन dt, और प्रोडक्ट के टर्म में वो पॉजिटिव आएगा। अब इसमें से स्टेटमेंट ढूंढ लो कौन सी सही है, कौन सी सही है भाई, 2 dp अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस dy अपॉन dt, ये स्टेटमेंट भी तो ठीक ही आ रही है यार, अगर मैं 2 को यहाँ भेजूंगा इसमें तो 2 हो जाएगा, 2 dp बाई dt तो हो जाएगा, ये दोनों इक्वल करूंगा तो ये स्टेटमेंट भी सही आ रही है। माइनस का dp अपॉन dt इक्वल्स टू, ये स्टेटमेंट तो गलत है, दोनों साइड माइनस कैसे होगा, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में तो प्लस होगा। इस स्टेटमेंट में देखें तो यह है dx अपॉन dt, इधर प्लस लिखा है, dp अपॉन dt में माइनस लिखा है, हो सकता है इन दो में प्लस को इधर मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रही है। इसमें भी एक से ज्यादा करेक्ट कैसे आ रहे हैं, माइनस का 2 dy अपॉन dt, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो इसमें से इन दो में से कोई एक ठीक होगा, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हो गई होगी लिखने में, ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ मिस्टेक हुई होगी, क्योंकि दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं बेटा। जब मैं इन दो को इक्वल करूंगा, जो p और y में रिलेशन बता रहे हैं, p और y में, तो वो 2 इधर आएगा ही आएगा आपका, 2 dp अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस का dy बाई dt आ ही रहा है, और ए स्टेटमेंट भी ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो इन दो पे तो ये स्टेटमेंट निकल करके आ जा रही है। तो मेरे ख्याल से इन दोनों में से कोई कहीं पे मिसप्रिंट हो गई होगी लिखने में, कोई एक ठीक होगा, ठीक है, ये दो तो नहीं है बिल्कुल भी, क्लियर, ये तो वैसे ही समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को हम चलते हैं। इन द आर्हेनियस इक्वेशन व्हेन log k इज प्लॉटेड अगेंस्ट 1/t, आर्हेनियस इक्वेशन में कह रहा है जब आप log k को किसके अगेंस्ट में प्लॉट करते हो, जब आप log k को 1/t के अगेंस्ट में क्या करते हो, प्लॉट करते हो, तो आपको कह रहा है एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, और आपसे यही बोल रहा है कि ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलती है आर्हेनियस इक्वेशन में, ये स्ट्रेट लाइन आपका किसको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो जिसको आर्हेनियस इक्वेशन आती होगी वो आराम से इसको कर लेगा। क्या थी भाई, कोई आर्हेनियस इक्वेशन जनरल फॉर्म में बता सकते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, आर्हेनियस इक्वेशन थी log k, ये बेस ई वाला है अभी, या लॉग इन भी कह सकते हो, k इक्वल्स टू क्या थी आपके पास, इक्वल्स टू माइनस का EA अपॉन RT प्लस लॉग इन के,
प्लस लॉग इन ए, या लॉग ए लिख दो प्लस लॉग ए, क्योंकि हम लॉग लिखे। आगे लिखा है कि किसको किसके अगेंस्ट में प्लॉट करना है, लॉग के को 1/t के अगेंस्ट में प्लॉट करना है। तो ये अलग अलग करते हैं। लॉग के दिख रहा है क्या इसमें? अच्छा नहीं दिख रहा है, ओके सॉरी 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 भाई। आरएनएस इक्वेशन क्या है, लॉग के इक्वल्स टू माइनस का ई ए अपॉन आर टी, ठीक है, प्लस लॉग ए, यही होती है। अब हमसे क्या बोला है, लॉग के वर्सेस 1/t, इसके बीच में ग्राफ हमने बनाना है। क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि भाई आपको लॉग के का 1/t के अगेंस्ट में ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसमें से एक काम करो, इस इक्वेशन को ऐसा लिख लो आप, लॉग के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का ई ए अपॉन आर, और 1/t को मैं अलग से लिख देता हूँ, प्लस लॉग ए। तो इसको और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, यानी कि इक्वेशन होगी y इज इक्वल्स टू, ये एक्स एक्सिस में रखता हूँ इसको y में, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी जैसी इक्वेशन हो गई। तो स्लोप कितना आ गया, माइनस का ई ए अपॉन आर आ रहा है। स्लोप कितना आ रहा है बेटा, माइनस का ई ए अपॉन आर आ रहा है। अब इसमें कहाँ पर दिया हुआ है, हमसे क्या पूछा हुआ है, स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, स्लोप क्या है, ठीक है, स्लोप हमसे पूछा हुआ है, और इंटरसेप्ट क्या होगा हमारे पास, लॉग ए होगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा सर, ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, माइनस का ई ए अपॉन आर। 2.303 तब आएगा जब आप लॉग ई टू द बेस को 10 में बेस में कन्वर्ट करोगे, तो 2.303 आ गया, लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का ई ए अपॉन आर हमारा स्लोप आ रहा है, माइनस का ई ए अपॉन आर हमारा आ रहा है स्लोप, और इंटरसेप्ट जो है हमारा, सी को इंटरसेप्ट कहते हैं, इंटरसेप्ट लॉग ए आ रहा है हमारा, यहाँ से कंपेयर करने में इंटरसेप्ट लॉग ए आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, आर्हेनियस इक्वेशन के ग्राफ भी आपको आने चाहिए। ये आज का अभी का हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन और भी हैं। इस क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको टेबल दे रखी है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। रिएक्शन क्या है, 2NO प्लस Br2, और इससे क्या बन रहा है, 2NOBr, ठीक है, 2NOBr बन रहा है बेटा। अब 3 एक्सपेरिमेंट किए हमने, 1 2 3। यहाँ पर NO की कंसंट्रेशन यहाँ पे रखी है, यहाँ पे Br2 की कंसंट्रेशन रखी है, और यहाँ पे उनकी रिस्पेक्ट में रेट निकाला है। आपको पता है ना कि रिएक्शन का जो रेट होता है, ये बात आप बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि, एक मिनट मैं फ्रेश पेज निकाल लेता हूँ। आपको ये बात पता है कि रिएक्शन का जो रेट होता है, हमें पता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ये हमने पढ़ा है रेट लॉ में। तो ये रिएक्शन का रेट, रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट NO और Br2, इनके टर्म्स में रिएक्शन का रेट निकाला है। बोल रहा है जब NO की कंसंट्रेशन ये है, Br2 की कंसंट्रेशन ये है, तो रेट ये है। फिर कंसंट्रेशन NO की ये है, Br की ये है, तो रेट ये, अलग अलग कंसंट्रेशन पे रेट दे रखे हैं आपको, ठीक है। आपको पता है ये रिएक्शन में ये 2 रिएक्टेंट हैं, तो रिएक्शन का रेट जो है वो NO पर भी, पहले रिएक्टेंट NO पर भी डिपेंड करेगा, और दूसरा रिएक्टेंट क्या है आपका Br2, इस पर भी डिपेंड करेगा। लेकिन पावर हमें नहीं पता, क्योंकि आप यहां से देख के पावर नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो पावर आती है बेटा एक्सपेरिमेंटली आती हैं, और एक्सपेरिमेंटली आती है तो मैं इनको A और क्या मान लेता हूँ, B मान लेता हूँ, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, What is the rate with respect to the NO and Br2? ये टेबल वाले क्वेश्चन से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा। हमें रिएक्शन का रेट पता करना है कि ये NO के रिस्पेक्ट में कितना है। तो जब हम देखना चाहते हैं कि रिएक्शन के रेट पर NO की जो कंसंट्रेशन है उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, भाई NO की ये रेट लो है, NO की कंसंट्रेशन को चेंज करने पर रेट में क्या चेंज आ रहा है, वो अगर हमें ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, इस टेबल के हिसाब से उसको निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि व्हाट इज द रेट विद रिस्पेक्ट टू NO की रिस्पेक्ट में रिएक्शन का रेट, यानी कि रेट पे NO की कंसंट्रेशन का रेट पे इफेक्ट चेक करना है। तो हमें NO का इफेक्ट चेक करना है तो Br को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। दोनों चीजें वेरिएबल रहेंगी तो पता नहीं चलेगा ना कि NO की वजह से रेट चेंज हुआ या Br2 की वजह से। जब NO की इफेक्ट को चेक करेंगे तो Br2 की कांस्टेंट वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे, जब Br2 को चेक करेंगे तो NO की कांस्टेंट वैल्यू। अभी मुझे NO का जैसे चेक करना है तो मैं NO की कंसंट्रेशन चेंज करूंगा। जैसे यहाँ पे कितनी है कंसंट्रेशन, 0.05, तो मैं 0.05 से यहाँ कितनी हो रही है 0.15, चेंज हो रही है ना। इसमें जाऊंगा तो इसमें तो NO फिक्स है बेटा, NO की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो रेट में क्या चेंज आएगा, यहाँ से यहाँ जाने में जो रेट में जो भी आपको चेंज दिख रहा है ये NO की वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि NO की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है। किसकी कंसंट्रेशन में चेंज है, Br2। लेकिन NO की कंसंट्रेशन में चेंज कहां से कहां हो रहा है, 0.05 से 0.15। तो यहां से यहां NO की कंसंट्रेशन में बेटा कितने का चेंज आ रहा है, ये देख लो, 3 का चेंज आ रहा है सर, 3 टाइम्स का चेंज आ रहा है। तो यहां से यहां जाने में रेट में कितना चेंज आ रहा है वो भी देख लो, क्योंकि यहां से यहां मैंने क्या बोला, NO का इफेक्ट चेक करोगे तो Br को फिक्स करोगे। Br किन दो वैल्यूज में फिक्स है, यहाँ और यहाँ से यहाँ Br क्या है, बिल्कुल फिक्स है। तो Br का इफेक्ट इस यहाँ से अगर आप यहाँ जा रहे हैं तो Br के इफेक्ट
कोई नहीं पड़ेगा रिएक्शन के रेट में। यहाँ से यहाँ जाने में केवल NO का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। कितने टाइम चेंज हो रही है? 3 टाइम्स। रेट में कितने टाइम का चेंज आ रहा है? 9 टाइम्स का चेंज आ रहा है। रेट में कितने टाइम्स का चेंज आ रहा है? 9 टाइम्स। ये वैल्यू इसकी, ये वैल्यू इस वाले की, इस वाली वैल्यू को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी आ जा रही है। यानी कि अगर हम बात करें तो NO की कंसंट्रेशन को अगर मैं कितना टाइम्स कर रहा हूं यहाँ पे 3 टाइम्स कर रहा हूं तो रेट कितना टाइम्स हो जा रहा है यहाँ टेबल से देखने में 9 टाइम्स। यानी कि अगर मैं NO की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स कर रहा हूं तो ये 3 की पावर A जो है वो सॉल्व करके कितना टाइम्स निकल करके आ रहा है? 9 टाइम्स बना दे रहा है उसको। तो A को निकाल लो, बेस सेम बनाओ, अभी बताया था। तो 3 का स्क्वायर लिख लो 9 को, 3 बेस सेम है, पावर अपने आप इक्वल आ गई। यानी कि A हमारे पास कितना आ गया बेटा? 2 आ गया। दूसरा हमें Br2 की रिस्पेक्ट में अगर रिएक्शन के रेट को चेक करना है तो Br का इफेक्ट चेक करना है तो फिर NO की वैल्यूज को फिक्स करो। NO फिक्स किसमें है? फर्स्ट और सेकंड में अगर आप देखोगे तो NO फिक्स है। अब फर्स्ट से सेकंड में जब आप जा रहे हो तो NO की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, Br2 की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है जिसकी वजह से रेट में भी क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। तो ये रेट में जो चेंज है फर्स्ट से सेकंड एक्सपेरिमेंट में वो Br की वजह से है, NO की वजह से नहीं है, क्योंकि NO तो इसमें फिक्स है, आपका कांस्टेंट है। अच्छा, Br2 की कंसंट्रेशन में यहाँ से यहाँ कितना चेंज आ रहा है सर? Br2 की कंसंट्रेशन में 3 टाइम्स का चेंज आ रहा है। रेट में भी यहाँ से यहाँ में कितना चेंज आ रहा है सर? 3 टाइम्स का चेंज आ रहा है। इसका मतलब Br2 को अगर मैंने 3 किया तो 3 की पावर B सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 3 टाइम्स ही आ रहा है, 3 आना चाहिए। तो 3 की पावर 1 हो गया ये, तो B को निकालने तो B कितना आ गया? 1। यानी कि ये रिएक्शन NO की पावर 2 पे डिपेंड कर रही है, NO की रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर की है और Br2 की रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर की है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेट विद रिस्पेक्ट टू NO, तो NO की रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रही है, Br2 की रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रही है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। अरे भाई रेट कांस्टेंट बोला है हमसे, हमें रेट लो पता लग गया। तो रेट लो क्या है? R इक्वल्स टू के, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे भाई। NO की कंसंट्रेशन 2 पर डिपेंड कर रही है, Br2 की कंसंट्रेशन 1 पे डिपेंड कर रही है। ये हमारे पास रेट लो आ गया इसका, ठीक है। अब हमें K निकालना है, तो K के लिए हमें रेट चाहिए और इनकी कंसंट्रेशन चाहिए। तो इसमें से आप कोई भी एक्सपेरिमेंट को या तो पहले एक्सपेरिमेंट की वैल्यू रख लो या दूसरे की या तीसरे की। जैसे मैं पहले की रखूंगा तो पहले की वैल्यू पे मैं NO की कंसंट्रेशन क्या रखूंगा? 0.05 यहाँ पे रख सकता हूँ। Br2 की कंसंट्रेशन कितनी रखूंगा? 0.05। और रेट कितना रखूंगा मैं यहाँ पे? 1 × 10⁻³ यहाँ पे रखूंगा, तो K निकल जाएगा। अगर कोई ये दूसरा एक्सपेरिमेंट रखना चाह रहा है तो NO की कंसंट्रेशन ये रखना, Br2 की कंसंट्रेशन ये रखना, रेट को ये रखना फिर यहाँ पे। तो कोई भी एक स्टेटमेंट को आप यहाँ पे अप्लाई करके आराम से रेट कांस्टेंट की क्या निकाल सकते हो? वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर? आ गई बात समझ में? आगे क्या बोला है? डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO। अच्छा दिख नहीं रहा होगा, क्या बोला है? डिटरमाइन द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NO एंड Br2 आर जिस। कह रहा है जब NO की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा? जब NO की कंसंट्रेशन 0.4 है और Br2 की कंसंट्रेशन बेटा कितनी है? 0.2 है, तो आपने रेट निकालना है। हमने रेट लो तो निकाल ही लिया, K निकाल दिया ना हमने। सेकंड स्टेट में, ऊपर वाले स्टेटमेंट में रेट कांस्टेंट पूछा था, वो बता दिया रेट कांस्टेंट निकालना। तो रेट कांस्टेंट आपको निकल गया, तो इन तीनों स्टेटमेंट के लिए रेट कांस्टेंट हमेशा सेम ही आएगा। आप किसी से स्टेटमेंट से भी रेट कांस्टेंट निकालोगे सेम ही आएगा। अब रेट कांस्टेंट मान लो, मैं कह रहा हूँ कि मान लो रेट कांस्टेंट आपका x आ गया, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? रेट इक्वल्स टू क्या है आपका? K, NO की पावर 2, Br2 की पावर कितनी है बेटा? 1 है। क्लियर? आपको इस बार NO की कंसंट्रेशन कितनी रखनी है? कितने पे निकालना है? 0.4, यहाँ रख दो NO की कंसंट्रेशन 0.4। Br2 कितना कह रहा है? 0.2, यहाँ रख दो Br2 पे 0.2। K तुमने ऊपर वाले से निकाल ही लिया, यहाँ रख दो K की वैल्यूज को। यहाँ से क्या निकल आएगा आपका? यहाँ से रिएक्शन का रेट निकल करके आ जाएगा जब इनकी कंसंट्रेशन क्या है? 0.4 एंड 0.2 है। क्लियर? जब इनकी कंसंट्रेशन 0.4 एंड 0. क्या है आपकी? 2 है।